नमस्कार, एएनबी सुपरफास्ट पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं करण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे। वहां उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता। एलएसी पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें भारतीय सेना पर नाज है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दावा है कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी पर कब्जा नहीं है, महज बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आंकलन किया कि चीन की सेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भारत की ओर 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी है। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार दावा करती रही कि हमारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन यह बयानबाजी महज कोरी गप साबित हुई। चिदंबरम ने ट्वीट किया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आंकलन किया है कि चीनी सेना अभी भी एलएसी के पार भारतीय सीमा में 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। हिमाचल प्रदेश में रह रहे निर्वासित तिब्बती नागरिकों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इन नागरिकों ने शुक्रवार को धर्मशाला में बड़ा विरोध मार्च निकाला और चीन की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। धर्मशाला में शनिवार को इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सेंट्रल तिब्बतन वुमेन्स एसोसिएशन ने की। प्रदर्शन के दौरान तेंजिन खांडो ने कहा कि हम चाहते हैं कि विश्व बिरादरी और दुनिया के तमाम संगठन चीन के खिलाफ एकजुट हों। वहीं बता दें कि तिब्बत में चीन के खिलाफ काफी पहले से विरोधी लहर है। हालांकि चीन इस विरोध को वहां टिकने नहीं देता, लिहाजा जो लोग विरोध करने वाले हैं या तो चुप हैं या कहीं और की शरण लिए हुए हैं। तिब्बत के कई नागरिकों ने हिमाचल प्रदेश में शरण ली है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनकी अच्छी खासी संख्या है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। हाईकमान से लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची है। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। वहीं इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं। यह षड्यंत्र, झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है उसका मिश्रण है। वहां जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है वो यही मिश्रण है। पात्रा ने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान की सरकार 2018 में बनी। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी रही। कल अशोक गहलोत जी ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच वार्तालाप नहीं हो रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार अपने ही अंतर विरोधों के कारण गिरेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी भी नहीं। फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बयान दिया। वहीं बता दें 1 घंटे तक बंद कमरे में अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा की। हालांकि बाहर निकलकर फडणवीस ने दावा किया कि शाह के साथ उनकी मुलाकात गैर राजनीतिक थी। उनकी दिल्ली यात्रा का मकसद प्रदेश के चीनी उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की मांग करना था। फडणवीस ने कहा कि हम राज्य सरकार को अस्थिर करने की इच्छुक नहीं है। यह समय कोरोना वायरस से संघर्ष का है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं होगा।
हमने पहले ही कहा है सरकार में अपने अंतर्विरोध हैं और हम देखेंगे कि यह कब गिरती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति से भी शाह को अवगत करवाया। इसके लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संभावित कार्यक्रमों के बारे में आज होने वाली मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। अयोध्या के सर्किट हाउस में होने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शिलान्यास की तारीख तय करने के अलावा मंदिर के स्वरूप और निर्माण कार्य शुरू करने से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं इससे पहले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजा गया। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के आधिकारिक प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने शुक्रवार को कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर आधारशिला रखने की मौके पर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है। इससे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का कहना है कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है, लिहाजा इसका नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकती। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केमिकल्स और सैनिटाइजर्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल हैवी मशीनरी और कंटेनमेंट यूनिट्स में किया जाता है। कंपनी के मुताबिक उसने 1993 में कोरोनिल 213 SPL और कोरोनिल 92B का रजिस्ट्रेशन करवाया था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फिलहाल इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है। कंपनी ने इस ट्रेडमार्क को वैश्विक स्तर का बताया है। इस पर कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी क्लाइंट भेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां हैं। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में 5 साल का बिल भी पेश किया। वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के साथ अगले 3-4 दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। दरअसल यूपी के ज़्यादातर इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने से उमस भरी गर्मी पड़ सकती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी बिहार, ओडिशा, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बरसात का दौर जारी है। हिमाचल में आगामी दिनों में अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में से 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से परेशानी और बढ़ सकती है। असम के कुछ हिस्सों में बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हुई। वहीं बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में हो रही लैंडस्लाइड से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से गिरे पत्थरों की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। तो वहीं चमोली में भी आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। केंद्र सरकार देश में एक नया कानून लाने जा रही है। दरअसल 20 जुलाई से देश भर में नया
उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। सरकार के मुताबिक नए कानून से सबसे ज़्यादा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए कानून लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और अब इसमें एक और नई कड़ी जुड़ गई है। अब विधायक खरीद प्रोक्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं केस दर्ज होने के बाद इस मामले में एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी के बयान दर्ज करवाए गए। इस एफआईआर में विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद बनाया गया, क्योंकि बयानों में महेश जोशी ने कहा कि विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज़ को वो पहचानते हैं। एसीबी मुख्यालय में पीसी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया। वहीं बता दें, राजस्थान की सियासत में टेप कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाए कि इसमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भंवरलाल शर्मा से बातचीत है। आरोप में यह भी कहा गया कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। इसे देखते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं इस मामले में राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी जगह जगह कार्रवाई भी कर रहा है। एसओजी की टीम शुक्रवार को मानेसर पहुंची थी, जहां एक होटल में कांग्रेस के कुछ बागी विधायक ठहरे हैं। हालांकि एसओजी टीम को होटल में दाखिला नहीं मिला, क्योंकि उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। वहीं करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद टीम को होटल में एंट्री मिल सकी, लेकिन होटल में विधायक भंवरलाल शर्मा एसओजी को नहीं मिले, जिसके बाद टीम खाली हाथ वहां से लौट गई। दरअसल ऑडियो टेप वायरल होने के बाद से ही भंवरलाल की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के शेपिया में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटों में यह दूसरी मुठभेड़ रही। इस तरह पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 7 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली, तो पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इससे पहले शुक्रवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की थी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस समय देखने को मिली है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के खारी खमरारा सेक्टर में शुक्रवार को एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक एक ही परिवार के हैं, जिसमें पति, पत्नी और उनका बेटा शामिल है। वहीं बताया गया कि खारी खमरारा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी के चपेट में मोहम्मद रफीक का घर आया है। इसमें 58 वर्षीय मोहम्मद रफीक, उनकी पत्नी राबिया भी और उनका बेटा इरफान, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने छोटे और बड़े हथियारों से सीमा पर जमकर गोलीबारी की। इस दौरान रात भर दोनों ओर से फायरिंग जारी रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस को 6 दिनों के अंतराल के बाद दूसरा झटका लगा। नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी
कासडेकर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। दरअसल 17 जुलाई की दोपहर में ही विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं शाम होते होते विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सुमित्रा देवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा मंजूर होते ही शाम को सुमित्रा देवी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बिहार के पुनपुन में सुबह बड़ा हादसा हो गया। पुनपुन के पास जनशताब्दी एक्सप्रेस और कार के टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे में इंजीनियर दंपति और उनके मासूम बेटी की घटनास्थल पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक कार एक रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय पटड़ी पर ही फंस गई थी और इसी बीच पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी गाड़ी ट्रेन से टकरा गई। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर की आवाज़ दूर गांव तक गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी का पिछला हिस्सा उड़कर पास की झाड़ियों में जा गिरा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीच सड़क गाड़ी में अचानक आग लग गई और आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आए और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। अंदाजा लगाया गया कि गाड़ी सीएनजी थी और गाड़ी गर्म होने की वजह से उसके अंदर के गैस ने आग पकड़ ली। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा थाने में पदस्थ टीआई हेमंत बरवे के खिलाफ महिला पुलिस आरक्षक ने छेड़खानी करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला आरक्षक ने कोतवाली पुलिस से घटना की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अधिकारी को बचाने की कोशिश की। मामला बढ़ता देख निरीक्षक हेमंत बरवे के खिलाफ धारा 452, 354, 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के पनवेल में क्वारंटीन सेंटर में 40 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स महिला के कमरे में डॉक्टर बन के आया था। महिला ने आरोपी को डॉक्टर समझकर अपनी तकलीफ बताई। इस पर आरोपी ने महिला को बदन दर्द के लिए फिजियोथेरेपी का इलाज का बहाना बनाकर महिला के साथ छेड़खानी की। वहीं पीड़िता के मुताबिक उसने डॉक्टर समझकर शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने महिला को जबरदस्ती बाथरूम में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उधर बीजेपी के नेता राम कदम ने बलात्कार की इस घटना को राज्य सरकार की असफलता बताया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनावत ने बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। अब इन्हीं आरोपों को लेकर कंगना एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इस बार उन्होंने दावा किया कि अगर वे अपने आरोप साबित नहीं कर पाई तो सरकार की ओर से दी गई सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री को लौटा देंगी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने मुझे बुलाया और मैंने भी उनसे पूछा कि मैं मनाली में हूं और क्या आप किसी को मेरे यहाँ भेज सकते हैं मेरा बयान लेने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया है जिसकी मैं गवाही नहीं दे सकती, जिसे मैं साबित नहीं कर सकती, वो जनता के हित में नहीं है, तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कंगना ने वीडियो शेयर कर कहा था कि वह सुसाइड नहीं कर सकते, यह एक प्लान्ड मर्डर है। हालांकि कंगना का ये मतलब नहीं था कि किसी ने सुशांत का मर्डर किया है, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर एक्टर ने जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया। कंगना ने यह भी कहा था कि सुशांत एक रैंक होल्डर है, वो इस तरह का जानलेवा कदम नहीं उठा सकते। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डिप्रेशन में थे। पुलिस इस मामले में कई लोगों का बयान ले चुकी है और जांच अभी भी जारी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन की प्रमुख फर्म के साथ मिलकर गेम चेंजिंग एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार किया, जिसे एक प्रमुख ट्रायल में शानदार सफलता मिली।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस किट से बहुत कम समय में बड़ी आबादी का टेस्ट हो सकता है। इसके लिए लैब की ज़रूरत नहीं होगी। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड के जिस एंटीबॉडी टेस्ट को सफलता मिली है उसे ब्रिटेन की सरकार का समर्थन हासिल है और अब सरकार योजना बना रही है कि लाखों एंटीबॉडी टेस्ट किट का वितरण प्रेगनेंसी स्टाइल टेस्ट किट के तौर पर किया जाए।